नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में हार मिलने पर शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच संधि करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उसको किसने करवाया था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिताब रॉय। यहाँ पर देखते हैं, सिताब रॉय ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। सिताब राय का बेटा कल्याण सिंह शुजाउद्दौला के यहाँ मुलाजिम के पद पर था और अपने यहाँ की सेना की संख्या और उनके रणनीति की पूरी जानकारी अंग्रेजों को देता था। अंग्रेजों ने कल्याण सिंह और एक सैयद गुलाम हुसैन के जरिए अवध की सेना की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच संधि करने में राजा सिताब राय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। शुजाउद्दौला को 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े और इलाहाबाद का जो किला है वह और कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम के लिए छोड़ देने पड़े। गाजीपुर और पड़ोस का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा और एक अंग्रेज वकील को अवध के दरबार में रहने की आज्ञा दी गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु समझने का आश्वासन दिया। तो यही इन संधि में ये बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और वो जब बर्फ का टुकड़ा है वो पूरी तरीके से घुल जाएगी तो उस ग्लास में जो पानी है उसका लेवल क्या होगा? वो लेवल देखिए चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? देखिए सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? ये होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। वहां पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं रहता है जिसके कारण जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उनको आकाश काले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए कार होगी या बाइक होगी उसमें जो आईने लगी होती है किनारे साइड पर जिसका उपयोग हम पीछे के यातायात जो होता है उसके अवलोकन के लिए उसको देखते हैं। तो उसमें जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा दर्पण है? वो हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। और जो कार की हेडलाइट्स लगी हुई होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटा हुआ हीरा निम्नलिखित में से किस कारण जगमगाहट के साथ चमकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो एक हीरा होता है उसको जब हम काटते हैं तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा चमकता है। तो किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा? तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए जो आपतित कोण है उस आपतित कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके।
यानी कि कोई भी तरंग है जब वो दर्पण में से परावर्तित हो रही है तो उसके किस चीज में परिवर्तन देखने को मिलेगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आयाम में। ठीक है, कोई भी तरंग है वो किसी दर्पण में परावर्तित हो रही है तो उसके जो आयाम है उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपमान पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी पिंड है वो कंपन कर रही है, तो जब वो कंपन कर रही है तो वो अपनी माध्य स्थिति से कितना अधिकतम कंपन कर रही है उसको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आयाम। जब भी कोई पिंड होती है वो कंपन करती है तो अपनी माध्य स्थिति से जब वो अधिकतम विस्थापित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसका आयाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये एक पिंड है और ये इसकी माध्य स्थिति हो गई। इस माध्य स्थिति से इधर और इधर कंपन करती है तो जितना अधिकतम ये विस्थापित हो रही है उसे उसका क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आकाश नीला लगता है क्यों? जो आकाश है हम उसको देखते हैं तो हमें कौन से कलर का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण बेसिकली इसमें कौन सी घटना होती है? प्रकीर्णन होती है, जिसके कारण हमें जो आकाश होता है वो नीले कलर की दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? जो प्रकाश की वेग होती है ना उसको सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले की थी रोमर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? जब भी किसी माध्यम का अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो उस माध्यम में जो प्रकाश की वेग होती है उसकी क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि जो प्रकाश की वेग है वो माध्यम के ताप पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है क्यों? जब हम समुद्र में देखते हैं तो समुद्र का जो जल होता है वो कैसे दिखाई देती है? वो दिखाई देती है नीली। तो वो किसके कारण होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ भी कौन सी घटना हो रही है? प्रकीर्णन की घटना हो रही है। तो इसमें जल के जो अणु हैं इनके द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, जिसके कारण जो समुद्र का पानी है वो कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। पानी में हवा का बुलबुला, जो पानी होता है उसमें हवा का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है अवतल लेंस के जैसे। पानी में डूबा हुआ बुलबुला उत्तल प्रकृति का होने के बाद भी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है। यदि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में किसी कम अपवर्तनांक वाले लेंस को डुबाया जाए तो लेंस की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसको भी ज़रूर याद रखिएगा कि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में किसी कम अपवर्तनांक वाले लेंस को डुबाया जाता है तो लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग
मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कौन सी प्रयुक्त होती है? तो वो हो जाएगी, क्या होगी? अभिसारी। अभिसारी लेंस जो होती है वो किसकी जैसे काम करती है? मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे काम करती है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य की किरण होती है उसकी तीव्रता को मापने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर कहा जाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं वो कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं वो कौन सी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगी? वो होगी गामा किरणें। गामा किरणें जो है वो सबसे कम तरंग वाली किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंसान एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस खींचता है तो तराजू की जो रीडिंग है वो क्या होगी? मान लीजिए आप अपना वेट करवा रहे हैं और आप उस पर खड़े हैं और उस टाइम ही आप सबसे गहरी सांस ले रहे हैं, उसके बाद क्या होगा आपके वेट पर? तो क्या हो जाएगी? वेट जो होगी वो घट जाएगी। ठीक है, वेट घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो देखिए, बर्फ की अपेक्षा यहाँ पर सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। क्यों होता है? अब बर्फ में सड़क की तुलना में जो घर्षण है वो कम होता है। सड़कों पर घर्षण अधिक होता है जिसके कारण हम फिसलते नहीं हैं, लेकिन बर्फ में घर्षण नहीं होता है जिसके कारण हमारे पैर फिसल जाते हैं, इसलिए उस पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वो कौन सा है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि लोहे हो गया, लकड़ी हो गया, मोम के जो उसकी आकार है वो समान है और उसको समान ऊंचाई से भी गिरा रहे हैं, तो कौन सा पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, सभी साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? इसकी यूनिट क्या है शक्ति की? आंसर क्या होगा? वो है वॉट। नेक्स्ट है, एम्पियर इकाई है। एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर किसकी यूनिट है? ये विद्युत धारा मापने की यूनिट है, इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं? नौ संचालन जो होती है उसमें प्रयुक्त जो दूरी होती है उसकी क्या यूनिट है? तो उसकी जो यूनिट है उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। अब इसमें से कौन सा देखिए, ढूंढिए कौन सा है 10⁻⁻6? ऑप्शन नंबर सी। कैसे? अब ये देखिए, ये 1/1000 लिखा है, तो 1000 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻³ और मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³। तो ये क्या जुड़ जाएंगे आपस में और 10⁻6 बनेगा, तो यही एक माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होती है? तो ऐसा थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस भी माप सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पूर्ण विकिरण पैरोमीटर।
पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है? पवन के वेग का मापन जो है उसको किससे करते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है ना, उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो जो ओजोन परत है, वायुमंडल की जो ओजोन परत है, उसको मोटाई जो होती है उसको मापने वाली जो यूनिट है वो है डॉप्सन। डॉप्सन इसकी यूनिट है। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अगर महासागर में कोई वस्तु डूब गई है और उसको स्थिति को जानना है तो उसके लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो है सोनार। सोनार का किया जाता है। जो सोनार है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है, साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। तो जो बैरोमीटर होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पर जो बैरोमीटर होता है ना, उसमें पारा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होता है। नेक्स्ट है, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक जो है वो है दूरी का मात्रक है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हृदय की जो गति होती है उसको सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप या फिर रक्तदाब इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो रक्तदाब होती हैं इनको मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल को हम लोग लीटर में मापते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक बैरल होता है ना वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल जो होगा वो कितने लीटर के बराबर होगा? 159 लीटर। 159 लीटर मिलकर क्या बनाएंगे? एक बैरल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो है लक्स मीटर। लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाना डैश की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर पैमाना तो ये किसको मापता है? भूकंप को मापता है। नेक्स्ट है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। जो दूध होती है उसकी जो आपेक्षिक घनत्व होती है उसको किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका जो कांग्रेस अधिवेशन हुई थी उसमें 8 अगस्त को पारित कर दिया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और कब से आंदोलन प्रारंभ हो गया? 9 अगस्त से आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1942। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे?
या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी तो उस टाइम पे कांग्रेस जो है समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? तब उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1942 के समय में भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो है लिनलिथगो। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक चली थी? तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट की चली थी 1914 से 1918 तक, और जो सेकंड वाली थी वो कब से कब तक चली थी? 1939 से 1945 तक चली थी। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? करो या मरो का जो नारा है इसको किस आंदोलन में लगाया गया था? इसको लगाया था भारत छोड़ो आंदोलन में। किसके द्वारा लगाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 1942 में। नेक्स्ट है वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? वो है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव को ही वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? वो है आगा खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? होम रूल लीग के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी जो सभा है इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती के संस्थापक थे। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक कौन थे? रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? के श्री घरालू नायडू वेद समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट गदर पार्टी को किसने स्थापित किया था? सेंट फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट है शांति निकेतन शुरुआत किसने की थी?
शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में कांग्रेस छोड़ देने के बाद किस दल की स्थापना की गई? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1939 में कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी की स्थापना की, जो कि क्या नाम है उसका, वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखिएगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की, कौन से दल की स्थापना की गई, तो वह है फॉरवर्ड ब्लॉक दल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन क्षेत्र है जो 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पर ये जो 1857 की विद्रोह थी, ये चित्तौड़ साइड यानी कि राजस्थान साइड नहीं गई थी। बाकी आप देखिए झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये सभी क्षेत्र में ये 1857 की जो क्रांति थी वो प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन, तो देखिए फेबियन आंदोलन जो था इसके प्रस्तावक की बात करें तो वो कौन थे? एनी बेसेंट। याद रखिएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो उसमें से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो जादू टोना होता है और वशीकरण होता है उसके बारे में दिया गया है? तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जितने भी जादू टोना होते हैं, वशीकरण होते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जानकारियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? यानी कि बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई तो उस समय में मुगल काल में जो चल रही थी उसके जो राजा थे वो कौन थे? तो वो थे जहांगीर। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडिया लीजन नाम की जो सेना है किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? तुकाराम जो था वो जहांगीर के समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की एक उपन्यास है आनंद मठ। इसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलन शाह कब किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है? हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1983 में हुई थी और यह मलेशिया में होता है। इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? 100वां शतक बहुत मायने रखता है। किसके खिलाफ लगाया था इन्होंने? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। देखिए सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। भारत यह मैच 5 विकेट से लेकिन हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है?
तो ये संबंधित है किससे? क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये जीवनी है किसकी? पुलेला गोपीचंद की। पुलेला गोपीचंद भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वो गोपीचंद अकादमी भी चलाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? व्यक्तिगत बोला गया है यहाँ पर, तो किसने जीता था? ये जीता था केडी जाधव ने। केडी जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में किसमें जीता था? रेसलिंग में पदक जीता था। नेक्स्ट है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो जो ओलंपिक चिन्ह होती है उसका क्या अर्थ है? निरंतरता। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ये होगा 1, 2, 3 एंड 4 सारे करेक्ट है। बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस। सिंगापुर ओपन में बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस सभी खेल होते हैं। नेक्स्ट है डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा है? डेविस कप की तरह ही यहाँ पर महिलाओं का टूर्नामेंट पूछा गया है। तो क्या होगा आंसर? आंसर है फेड कप। फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। ITF द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट डेविस कप है। ठीक है। नेक्स्ट है वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? ये है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित हैं ये सारे शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसेमिया नामक जो शब्द है निम्न में से किससे संबंधित है? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ये शब्द संबंधित है किससे? तो ये शब्द जो है ये संबंधित है ब्लड शुगर से। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया ये संबंधित है ब्लड शुगर से। नेक्स्ट है किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारी मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, किस में? तो क्या हो जाएगा? वो होगा अमनेसिया। अमनेशिया बीमारी में क्या होती है, जो हमारी स्मरण शक्ति होती है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यह चोट लगने से, ड्रग्स से हो सकती है। ये जो बीमारी है ये अगर हमें चोट लग जाए सिर में या फिर ड्रग्स की सेवन से हो सकती है। नेक्स्ट है DNA पॉलीमराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो देखिए यहाँ पर जो DNA पॉलीमराइज एंजाइम होता है वो किसके संश्लेषण में काम आता है? ये काम आता है न्यूक्लियोटाइड से DNA बनाने में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से DNA बनाने में ये काम आता है। नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो क्या है? पपीते का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैरिका जैंथिन के कारण। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा?
ये होगा क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्विनन भी वही काम आता है जो काम आता है मलेरिया के उपचार में सिनकोना की छाल। नेक्स्ट है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो संसार में जो 90% प्रकाश संश्लेषण है ये किसके द्वारा होता है? शैवाल से होता है। अधिकतम वृद्धि किसमें होती है? ये होती है तने के शीर्ष पर। तने के शीर्ष पर अधिकतम वृद्धि होती है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण वृद्धि दर नापने में। ठीक है, जो पौधे होते हैं उसकी जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन है वो क्या होता है? वो एक तरीके का क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंत में अवशोषित वसीय अम्ल एवं मोनोसैकेराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? तो मनुष्य की आंत में अवशोषित जो वसीय अम्ल है और मोनोसैकेराइड है ये रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? लसिका वाहिनियों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो देखिए हमारे मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो गर्भ निरोधक जो दवाई होती है इसको किस में खाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां खाई जाती है। किसके लिए? गर्भ निरोधक की दवाई के रूप में। नेक्स्ट है रजो चक्र का नियमन करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको जो है चलाने वाली नियमित रूप से वो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो रेल की पटरियां होती हैं ना उसमें जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं या फिर जो मशीन है उसके भाग जो हैं वो अलग हो जाते हैं तो उनमें वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसकी बात करें तो इसमें क्या है? तांबा। तांबा जो धातु है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस तरीके का व्यवहार करता है? तो ये करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। यानी कि अल्कोहल और जल का मिश्रण है तो उस मिश्रण को हमें अलग करने के लिए किसका उपयोग करना होगा? तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे आसवन। आसवन द्वारा इसको अलग किया जाएगा। नेक्स्ट है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे तरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो कोई गैस है उसको द्रव में बदलना है तो उसके लिए कौन सी विधि होती है? तो कम तापमान और उच्च दाब पर किसी भी गैस है उसको आप लो टेम्परेचर रखेंगे और प्रेशर ज़्यादा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा होती है ये ऊष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? सिलिकॉन। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाते हैं और पोटेशियम पाया जाता है। सिलिकॉन नहीं पाया जाता, इसकी संभावना सबसे कम होती है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है?
सीसा पेंसिल जो होता है इसके निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया क्या होता है? तो यूरिया जो होता है वो एक तरीका का नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट किस फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में हम लोग देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का अगर पूछा जाए तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या हैं? ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट, नैसर्गिक प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबड़ है ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण क्या है? तो वायु प्रदूषण का उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड।